राम राम कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोज एल्गोरिदम के बारे में। इसके लिए प्री रिक्विजिट ऐसे तो कुछ नहीं है, पर अगर आप पहले से स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला वीडियो देख के आएंगे तो आपको अच्छे से ये सारा चीज जो अब आज हम डिस्कस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाला है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर पहले ही इस वीडियो पे आ रहे हो तो पहले इसको बंद करके स्क्वायर रूट ऑफ डिकम्पोजिशन वाली वीडियो जो कि आई बटन में आ रहा होगा उसको फॉलो अप कर लो। उसके बाद फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ पर कुछ प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं डेटा, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम सम ये सारे जो चीज हम लोग कर रहे थे वो सारा तो निकाल के एक बार स्टोर करके रखना काफी आसान है। बट देर आर मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन प्रोग्रामिंग जिसको आप अगर स्टोर करके रखना चाहो तो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रेंज में आप मोड निकालने की बात कर रहे हो, मॉड निकालने की बात कर रहे हो, ठीक है। अब मॉड क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं कि द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मॉड। अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में डिकम्पोज करूं, ठीक है, हर एक बकेट में अलग अलग मैं डिकम्पोज कर देता हूं, तो इट डजेंट गारंटी कि जो ओवरऑल मॉड है वो सेम आने वाला है, ठीक है। एट द सेम टाइम जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका मॉड क्या है 1, इसका मॉड क्या है 2, इसका मॉड 2, इसका मॉड 1। तो इससे तो इनकंक्लूसिव आ रहा है ना, मैं इसके बाद फिर मॉड के बारे में फाइनल कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली 1 इज द मॉड। तो यहाँ पर अदरवाइज मैं अगर सिर्फ बकेट को देखूँ तो बहुत मुश्किल है बता पाना। अगर मैं कुछ दूसरा उपाय लगाऊं जैसे कि मैं हर एक का फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँ, यहाँ पर 1 का 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 का 1 फ्रीक्वेंसी है, 3 का 1 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँ, यहाँ पर 1 का 1, 2 का 2, 4 का 1, यहाँ पर 2 का 3, 3 का 1 फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पर 1 का 4 फ्रीक्वेंसी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी में से जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं उन सभी का फ्रीक्वेंसी को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। तब जाके मैं एक रेंज के उस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि वो ओवरऑल एक्सप्लिसिटली आपको दिखे नहीं कि वो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी में भी उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो, पर आफ्टर ऑल मतलब जितने भी आपके रेंज में एलिमेंट्स हैं उन सभी को अगर आप बकेट को आप ऐड ऑन करो तो आफ्टर डूइंग ऑल द मर्जिंग वो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कुछ इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली मैप, ठीक है। अब आपको हर बार इसको ऐड करना पड़ेगा सिमिलर काइंड ऑफ कीज को, ठीक है। तभी जाके आप रेंज के लिए एक कुछ कमेंट कर पाओगे। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हर बार के लिए आप मैप बनाओगे हर एक बकेट के लिए, उसके बाद फिर मर्ज करने टाइम पे बहुत दिक्कत आने वाली है। जो कि आप जो नॉर्मल स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में जो प्री कंप्यूट करके काम कर रहे थे हम लोग, अगर उस तरीके से करने जाओगे तो चीजें काफी टफ हो जाएंगी आपके लिए करने के लिए। तो इसका उपाय क्या है, इसका मतलब कुछ शॉर्ट तरीका है क्या, शॉर्ट तरीका या फिर कोई दूसरा तरीका है क्या? उसका दूसरा तरीका है मोस एल्गोरिदम। एक्चुअली में शॉर्ट तो नहीं है क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, पर ये बाकी जैसे कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का अगर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स विच स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन कैन सॉल्व ये इतना है, तो मोस एल्गोरिदम का उससे थोड़ा बढ़ के है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मोस एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ऑल दो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत खराब हो जाता है स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के केस से, तो हम लोग बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये फेवरेबल नहीं है, तो जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वाइडर रीच देता है स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से मोज एल्गोरिदम। मोज एल्गोरिदम अगर हम लोग रफली समझें तो ये एडवांस टू पॉइंटर अप्रोच है, ठीक है, जहां पर हम लोग टू पॉइंटर के को एडवांसली मैनिपुलेट करते हैं ताकि वी रीच आवर गोल, या फिर टू वी रीच वी कवर आवर रेंज इन मोस्ट ऑप्टिमल मैनर। अब ये टू पॉइंटर है क्योंकि देखो रेंज में क्या होता है, रेंज में आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेफ्ट, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट होता है राइट। अब इस लेफ्ट और राइट को अगर मैं स्मार्टली मैनिपुलेट करूं तो कुछ एक ऐसा सीक्वेंस हो सकता है कि अगर मैं इस सीक्वेंस में लेफ्ट और राइट के क्वेरीज को लेके चलूं तो मेरा जो मूवमेंट है वो बहुत मिनिमाइज्ड वे में होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन क्या करता है, ये उसी सीक्वेंस में आपको क्वेरीज को करने के लिए बोलता है, ठीक है, कि जिसमें आपका जो नंबर ऑफ क्वेरीज है वो तो सेम रहने वाला है,
पर उस वे में अगर आप उस सीक्वेंस में अगर आप क्वेरी को करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो कम करने को मिलेंगे। तो आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हो कि आपको क्या होना चाहिए पहले से जानकारी, कि पहले से आपके सारे के सारे जो क्वेरीज होने वाले हैं उन सभी क्वेरीज का पहले से नॉलेज होना चाहिए। अगर पहले से आपको नॉलेज है क्वेरी में का, ठीक है, तो फिर आप इसको प्री प्रोसेस करके ऑप्टिमाइज सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्वेरी का पहले से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये नॉलेज होगा तो आप क्या करोगे, एक ऑप्टिमल पाथ निकालोगे। तो ये अगर आप कुछ ऑनलाइन या फिर इंटरेक्टिव प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम क्या होता है कि एक क्वेरी आता है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, उस क्वेरी का एट द सेम टाइम आपको आंसर लेना होता है, फिर कुछ प्रोसेस करना होता है, फिर अगला क्वेरी करना होता है, फिर उसका कुछ आंसर कुछ भी आगे पीछे आपको मैनिपुलेट करना होता है। पर यहाँ पर अगर आपको प्री नॉलेज चाहिए तो आप ऑफलाइन क्वेरीज के साथ ये काम कर सकते हो। कभी भी अगर आपको ऑनलाइन क्वेरीज दिए हुए मतलब इंटरेक्टिव प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ऑफलाइन में सारी क्वेरीज है तो हम लोग ये मोज एल्गोरिदम लगाने की कोशिश करेंगे। अब मोज एल्गोरिदम के बारे में बात बहुत हो गया, मोज एल्गोरिदम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला ही कंसेप्ट आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डिकम्पोज कर देंगे अपने पूरे के पूरे एरे को, ठीक है। ये बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 एंड दिस इज बकेट 4, ठीक है। जैसे कि हमने स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में बकेट में डिकम्पोज किया था उसी टाइप से। अब देखो यहाँ पर सारे बकेट को हमने डिकम्पोज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेरीज जो है ना, क्वेरीज आपको दिख रहा है कि रैंडम्स है, कोई भी क्वेरी कभी भी आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि एक बकेट वाले सारी क्वेरी को एक साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो 2 5, ये बकेट 1 का है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट बकेट में फॉल कर रहा है। देन 3 8, ये भी फर्स्ट बकेट में फॉल कर रहा है, ठीक है। और बस फर्स्ट बकेट के इतने ही दो हैं। एंड देन देखते हैं सेकंड बकेट के कितने क्वेरीज हैं। सेकंड बकेट का 4 से 8, ये एक क्वेरी है। एंड देन थर्ड बकेट के कितने क्वेरीज है मेरे पास, थर्ड बकेट के मेरे पास अ, दो क्वेरीज है, 7 and 9 एंड 8 and 11, ठीक है। ये दो क्वेरीज है। एंड देन फोर्थ बकेट के मेरे पास अगेन दो क्वेरीज है, 11 15 एंड देन 13 15, ये दो क्वेरीज है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इस क्वेरी को सॉल्व करूंगा, इन दोनों क्वेरी को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस क्वेरी को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इन सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इन सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। अब सॉर्टिंग किस ऑर्डर में हुआ कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो, ये 2 है, ये 3 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका जिसका पहले वाले ब्लॉक में लाई कर रहा है उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वाले ब्लॉक में लाई कर रहा है, ठीक है, दूसरे वाले डिकम्पोज ब्लॉक में लाई कर रहा है, डिकम्पोज बकेट में लाई कर रहा है, उसको रखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड वाले में जिसका लाई कर रहा है उसको थर्ड में रखेंगे। फिर फोर्थ वाले में जिसका स्टार्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है उसको फोर्थ में रखेंगे। फिर अगर बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ गए जिनका की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट बकेट में ही इनका स्टार्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है। एंडिंग पॉइंट इसका 5 है, इसका 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एंडिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। जिसका एंडिंग पॉइंट सबसे आगे आ रहा है उसको सबसे आगे रखेंगे। फिर उसके बाद उससे जिसका एंडिंग पॉइंट उसके जस्ट बाद है, फिर उसके बाद अगर जस्ट कोई बाद है तो उसको रखेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 11 रहता तो वो थर्ड में आता, कोई 1 15 रहता तो वो और बाद में आता। क्योंकि देखो ये सारे के सारी क्वेरीज जो है इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट ब्लॉक में ही है, पर इनका एंडिंग पॉइंट जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, सेम ब्लॉक में, एंडिंग पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेम यहाँ पर भी वही कहानी, यहाँ पर भी वही कहानी, यहाँ पर भी वही कहानी। तो अब कोई भी मैं क्वेरी करूंगा तो आप देखो, अगर मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज कर रहा हूं, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है ये क्या है आपका लेफ्ट पॉइंटर, ये है आपका राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर क्या है आपका, एट मैक्स कितने मूवमेंट्स करेगा। लेफ्ट पॉइंटर आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा यहां से इसी ब्लॉक के अंदर में तो पूरा मूव करते रह जाएगा, है ना, उससे ज्यादा तो मूव करने वाला नहीं है। आप देखो ये क्या है, सबसे पहले 2 पे है, फिर 3 पे गया,
फिर ये 1 पे गया, और मान लो 0 पे चला जाता, फिर ये 3 पे चला जाता, कुछ इस टाइप से ये मूवमेंट करते चला जाता। तो टोटल ये इससे ज्यादा तो मूवमेंट करेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक ब्लॉक को ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है, ये पर क्वेरी एट मैक्स रूट एन मूवमेंट करेगा। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर ही तो मूव करेगा। और मान लो इसके अंदर टोटल क्यू क्वेरीज हैं, तो टोटल मूवमेंट कितना होने वाला है, क्यू इंटू रूट एन। नाउ राइट वाला पॉइंटर कितना मूवमेंट करेगा। तो राइट वाला पॉइंटर को अगर आप देखो, तो ये क्या कर रहा है, ये पहले 5 पे था, फिर ये 8 पे गया, फिर ये 11 पे गया, फिर ये 15 पे गया। ठीक है, एक एक करके ये मूव करता जा रहा है। तो यहाँ पर एट मैक्स इसका क्या रेंज आने वाला है, अगर मान लो यहां पर से भी ये शुरू होके धीरे धीरे करके मूव करके गया है, तो एट मैक्स ये क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। तो ये हमेशा शुरुआत से शुरू करके, मतलब शुरुआत वाले ब्लॉक से शुरू करके एंड वाले ब्लॉक तक जा सकता है। तो इसका मूवमेंट का रेंज क्या हो सकता है, एन। अब हर एक ब्लॉक के लिए हमें चेक करना है कि इस ब्लॉक के लिए रेंज क्या आ सकता है, एन। ठीक है, यहां पर से शुरू किया मैंने लेफ्ट वाला क्वेरी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली राइट इधर था, फिर राइट इधर गया, फिर राइट इधर गया, इधर गया। तो टोटल मूवमेंट मेरा एट मैक्स एन हो सकता है, एन से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बार बार इधर उधर नहीं कर रहे हैं। एक बार में हम बढ़े तो फिर हमें पीछे नहीं आना है। ठीक है, हो सकता है हम वहीं पर रुक जाए, पर पीछे तो हम कभी नहीं आ रहे राइट वाले पॉइंटर के साथ, ये चीज तो हमने इंश्योर कर लिया है। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम और आगे ही बढ़ेंगे, और आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, कभी पीछे तो नहीं आ रहे फॉर अ पर्टिकुलर बॉक्स। तो एक पर्टिकुलर बॉक्स के लिए हमें मैक्सिमम कितना मूवमेंट करना पड़ सकता है राइट वाले पॉइंटर का, एन। एंड सेकंड, हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एन बॉक्सेस है। तो टोटल आपको कितना क्वेरी करना पड़ा, टोटल आपको कितना टाइम लगा, टोटल आपका टाइम लगा क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। पर वेट अ मिनट, इतना ही टाइम लगा क्या, और कुछ आपने एक्स्ट्रा काम नहीं किया। वेल एग्जैक्टली आपने यहाँ पर आपने एक और एक्स्ट्रा काम किया है, कि आपने क्वेरीज को सॉर्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने किस बेसिस पे सॉर्ट किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पे हमने सॉर्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पे सॉर्टेड नहीं दिया हुआ था हमें क्वेरीज, तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पे सॉर्ट किया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो फिर उसके एंडिंग पॉइंट के रेंज पे हमने सॉर्ट किया। तो ये हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगेन आपका नंबर ऑफ क्वेरीज क्यू है, क्यू लॉग क्यू आपने सॉर्ट करने में यूज किया है। तो टोटल आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर सेम रहने वाला है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि स्पेस तो अगेन वही आप इस्तेमाल कर रहे हो, पॉइंटर्स को आगे पीछे करके आप गेम कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पर मैं फ्रेश में लिखता हूँ स्प्रेड, तो ये क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन रूट एन प्लस क्यू रूट एन प्लस क्यू लॉग क्यू। ये आपके स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अगर आपको याद हो तो बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है वो भी स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से कहीं ज्यादा है, जो कि आज वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो ये वाला जो टर्म होता है मोस्टली आपका छोटा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि एन मोस्टली ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सिंप्लीफाई होके मोस्टली ऑर्डर ऑफ रूट एन अगर आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा आपका एन प्लस क्यू। तो ये मोस्टली आपका मोज एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही रहता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मोज एल्गोरिदम का मोस्टली ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो अगर आपको मोज एल्गोरिदम समझ में आ गया है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मोज एल्गोरिदम के यूज का, उसको आप ट्राई करो। पहले आप स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से ट्राई कर लेना, और अगर ना बने तो फिर मोज एल्गोरिदम में स्विच कर जाना। कोई बहुत टफ नहीं है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला आपने अगर वीडियो देखा है और अभी ये 2 पॉइंटर अप्रोच को अगर आपने समझा है, तो बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड फिर उसका सॉल्यूशन। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल द क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा, उसके बाद फिर आपको क्यू क्वेरीज दिए रहेंगे। हर एक क्वेरी में आपको क्या दिया रहेगा, एक रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट।
आपको उस रेंज के अंदर में बताना है कितने सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी उस नंबर के इक्वल है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास अ, पहला जो रेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से लेके 7। 1 से लेके 7 मतलब पूरे के पूरे नंबर्स को आपको स्कैन करना है। तो पूरे नंबर, पूरे एरे को अगर आप स्कैन करोगे तो आपके पास 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है, एंड 7 का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पर तीन ऐसे नंबर्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी उनके नंबर के इक्वल है। तो दैट इज मतलब योर आंसर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 रिटर्न करना है। देन नेक्स्ट क्वेरी इज 3 to 4। ठीक है, 3 to 4 मतलब ये यहाँ पर वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं। तो 3 to 4 ये यहाँ पर आगे आपका 2। 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। एंड दिस काउंट्स, ये अपना आंसर जो है वो 1 हो गया। तो दिस इज वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए? तो अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेरी को सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेरी का ऑर्डर चेंज कर रहे हो, तो हर एक क्वेरी को आपको फिर वापस उसी ऑर्डर में आंसर करना है जिस ऑर्डर में आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्वेरी का, जिसमें आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द रेंज आप स्टोर करो। एट द सेम टाइम उस क्वेरी के पूछे जाने का इंडेक्स क्या था। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का क्वेरी है, तो ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का क्वेरी है। फिर सेकंड नंबर का क्वेरी है, तो ठीक है, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इंडेक्स स्टोर करो। ठीक है, क्योंकि सॉर्ट होने के बाद क्वेरी आगे पीछे हो जाने वाले हैं, पर आपको आंसर उसी ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरी बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट थिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेरी को सॉर्ट करना पड़ेगा। क्वेरी को सॉर्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपना इनिशियल लेफ्ट और राइट पॉइंटर। ठीक है, से आई एन जे को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा से 0 और -1 से। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका क्वेरी है आप एक एक करके क्वेरी फेच करोगे। अगर आपका लेफ्ट वाला जो है, आपका जो न्यू लेफ्ट वाला है, वो आपका करंट लेफ्ट वाले से आगे है, ठीक है, तो आपको इस पॉइंटर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इस पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर रहे हो तो एक चीज यहाँ पर आपको देखना होगा कि जैसे ही आप इसको आगे शिफ्ट कर रहे हो तो आपके रेंज से कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा अपने जो अपने डेटा स्ट्रक्चर में आपने फ्रीक्वेंसी स्टोर किया है, तो उससे आपको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका आई यहाँ पर है और जो नेक्स्ट क्वेरी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो आपका जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका है और करेंटली आपका पॉइंटर स्टार्टिंग वाला यहाँ पर है, और जो क्वेरी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो आपका मान लो राइट वाला फिक्स यहीं पर है, तो आपका रेंज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबका फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन। नाउ थर्ड थिंग क्या हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पॉइंटर के तो यही दो केस हो सकते हैं। अब राइट वाले पॉइंटर के क्या क्या केस हो सकते हैं, राइट वाले पॉइंटर भी क्या हो सकता है, आपका जो राइट वाला पॉइंटर है जे, वो यहाँ पर है, और आपका क्वेरी जो है उसका राइट पॉइंटर यहाँ पर है, वहां पर आपको चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, फॉर द फिक्स्ड आई, अगर आप जे को पीछे कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप रेंज को बढ़ा रहे हो, तो इन सभी का फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करना पड़ेगा। पर दूसरा केस अगर मान लो कि यहाँ पर आपका आई फिक्स्ड यहाँ पर है, आपका जो क्वेरी का आर है वो यहाँ पर है, और करेंटली आपका जो जे पॉइंटर है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लेके आना पड़ेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल ये चार तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन योर पॉइंटर एडजस्टमेंट आपके इस तरीके से हो सकते हैं। फिर पॉइंटर आपके एडजस्ट हो गए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या आंसर आ रहा है दैट यू टेल। ठीक है, एंड दैट इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी। फिर आप नेक्स्ट क्वेरी पे जाओ, नेक्स्ट क्वेरी पे जाओ, नेक्स्ट क्वेरी पे जाओ। सिंपली आप इस तरीके से काम करते चलो एंड यू विल गेट योर आंसर। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, पहले वाला पार्ट आपको समझ में है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से आपने कोड करना सीख लिया है, 2 पॉइंटर्स में आपका अच्छा कंट्रोल है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसका आप कोड करने का खुद से कोशिश करो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में विल बी डिस्कसिंग इट्स कोड। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि आपको एक स्ट्रक्चर क्वेरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आप लेफ्ट रेंज, राइट रेंज एंड देन अगेन इंडेक्स को स्टोर करोगे। सेकेंड चीज हमने क्या बात किया था, क्योंकि आपको क्वेरी को सॉर्ट करना है और ये आप जो नॉर्मल सॉर्टिंग होता है उससे थोड़ा अलग सॉर्टिंग है,
तो इसके लिए आपको अलग से कंपैरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कंपैरेटर फंक्शन बना लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, दोनों जो रेंज है उन सभी का स्टार्टिंग रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। फिर स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है, अगर सेम नहीं है तो जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जिसका छोटा है उसको हम लोग आगे रखेंगे। और अगर मान लो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो जिसका भी एंडिंग पॉइंट पहले है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम I है, L है, ठीक है। तो इसके लिए जो R पहले होगा उसको हम लोग आगे रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट उसके बाद वाला R होगा उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जो कि आई होप आपको अगेन समझ में आ रहा होगा। एंड फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन काम है हमारा, वो यहाँ पर से हम लोग काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एरे में इनपुट ले लो, फिर आप क्वेरी में इनपुट ले लो। क्वेरी में इनपुट लेने के साथ में आपको एक चीज और स्टोर करना पड़ेगा, रेंज के साथ साथ उसका इंडेक्स, किस ऑर्डर में वो क्वेरी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगेन हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करने वाले हैं, तो जो ऑर्डर था इनिशियल ऑर्डर ऑफ क्वेरी वो अल्टर हो जाएगा। तो जब आप फाइनली आंसर करोगे तो आप अल्टर अपने ऑर्डर में तो करोगे नहीं, आप जिस ऑर्डर में पूछा गया था उस ऑर्डर में करोगे। तो उसके लिए आपको उसका इंडेक्स स्टोर करना जरूरी है। तो ठीक है, इसलिए हमने इंडेक्स वाला अगेन वेरिएबल यूज किया है। नाउ सेकंड आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट अपना इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, 0 और -1 से। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे पीछे मैनिपुलेट करते चलेंगे एंड विल गेट आंसर। अगर मान लो मेरा जो जे है वो पीछे है और आर जो है वो मेरा आगे है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जे को अपने आगे करना है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा रेंज बढ़ रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मेरा आई इधर है, ठीक है, और मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इधर है। तो इस केस में भी मेरे को क्या करना पड़ सकता है, इस केस में भी मेरे को पीछे जाके अपने रेंज को बढ़ाना पड़ सकता है। तो इन दोनों केस में मेरा क्या होगा, रेंज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो 1 डाला है, इस 1 का मतलब है कि जो करेंटली जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है वो +1 होने वाला है। फिर फर्दर क्या होगा, अगर मान लो इसके अपोजिट वाला केस कि मेरा रेंज जो है वो कम हो रहा है, तो रेंज कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने -1 डाला है कि अब जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है वो -1 के साथ चेंज होने वाला है, ठीक है। और फाइनली एक जो आंसर है मेरा, वो इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं रिटर्न कर दूंगा, सॉरी स्टोर कर लूंगा अपना जो करंट आंसर है। और करंट आंसर क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑपरेट जो मेन इसका कोर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऑपरेट यहाँ पर सिंपल सिंपल आप देख सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज चेक कर लेंगे कि जो एन जो आपका नंबर है, ठीक है, वो आपके मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है उससे बड़ा है क्या। अगर मान लो आपका लेंथ जो है वो हो सकता है 10⁵ और आपका नंबर जो है वो है 10⁸, तो 10⁸ टाइम्स तो कोई नंबर हो नहीं सकता। तो सीधा सीधा यहाँ पे से आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी जो था, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, द नंबर विच यू आर चेकिंग, उसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एक्स के इक्वल था क्या। अगर एक्स के इक्वल ऑलरेडी उसका फ्रीक्वेंसी था तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो आपको जितने भी नंबर्स मिले थे जिनका फ्रीक्वेंसी सेम था उन नंबर के काउंट के इक्वल, तो उसका उस आंसर में से आपको एक रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले से आपका 5 टाइम्स था और अभी आप 5 पे कुछ भी ऑपरेशन करोगे, हो सकता है 5 को आप एक डिक्रीज करोगे, एक इंक्रीज करोगे, तो 5 का फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाने वाला है। तो ऑलरेडी अगर उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था तो यहाँ पर आपको आंसर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपने चेंज किया, डेल्टा लगाया, डेल्टा कुछ भी हो सकता है। अगर आप रेंज एक्सपैंड कर रहे हो तो +1 से चेंज करेगा, अगर आप रेंज रिड्यूस कर रहे हो तो -1 के साथ चेंज करेगा। ये करने के बाद में आपका फ्रीक्वेंसी जैसे कि पहले 4 था, आपने डेल्टा लगाया वो हो गया 5, या फिर पहले 6 था आपने डेल्टा लगाया हो गया 5, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस केस में आंसर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ग्लोबल आंसर, एंड देन यू विल गेट द करंट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना खुद से, जब भी आप खुद से इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। एंड फर्दर इससे रिलेटेड जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लोग अगेन मेंटीज क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।